हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश्वर दुबे शुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को कक्षा 6 की गणित पढ़ा रहा हूं। गणित में ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आज हम एक्सरसाइज 9.1 का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछ क्या रहा है आपसे, कह रहा है कि कक्षा 6 के 30 विद्यार्थी हैं, ठीक है। 30 विद्यार्थियों को अलग अलग प्रकार की मिठाइयां पसंद है। उन सभी का जो पसंद है वो मिठाइयां यहाँ पे लिखे गए हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आपके किताब में एक लास्ट यहाँ पे एक और लड्डू एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है। वो लिखने के बाद 31 विद्यार्थी हो जाएंगे, तो उसको आप लोग कैंसिल करके इग्नोर कर दीजिएगा। तब आपका ये 30 विद्यार्थियों का टोटल पसंदीदा मिठाई लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमें करना क्या है कि इसको मैनेज करना है, आंकड़ों का प्रबंधन करना है। जो चैप्टर का नाम है आंकड़ों का प्रबंधन, हमें क्या करना है, आंकड़ों को मैनेज करना है। इतना बड़ा डेटा लिखने से आसान क्या करना है, हमें उसको एक अलग तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि मिलान चिन्ह के द्वारा इसको व्यवस्थित करिए। तो मिलान चिन्ह के लिए मैंने आपसे बताया था कि हम क्या करेंगे, मिलान चिन्ह का जो प्रदर्शन करने का या सांकेतिक भाषा है वो क्या है, हम लाइन के द्वारा 4 लाइन, फिर उसके बाद 5वें नंबर के लिए इसको क्रॉस कर देते हैं 5, फिर एक्स्ट्रा अगर हमें और संख्याएं बढ़ती हैं तो फिर 4 लिख के फिर इसको क्रॉस करेंगे। ये हमारा मिलान चिन्ह लिखने का तरीका है। तो अब हमें क्या करना है, पहले हमने सॉल्यूशन में यहाँ पे लिख लिया पहले से कि मिठाई की लिस्ट में देखिए लड्डू, बर्फी, लड्डू, जलेबी, लड्डू, इस तरह से करके हमारे पास 4 तरह की मिठाइयां हैं। जो पसंदीदा उनकी मिठाइयां हैं, उनकी वैरायटी कहिए या कैटेगरी कहिए, 4 तरह की है। तो सबसे पहले हम काउंट करेंगे कि लड्डू खाने वाले, जिनका पसंदीदा मिठाई लड्डू है, वो विद्यार्थी कितने हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक यहाँ पे 11। तो लड्डू खाने वाले टोटल कितने हैं, 11। तो हम क्या करेंगे, जैसे जैसे काउंट करेंगे यहाँ पे मिलान चिन्ह बनाते चले जाएंगे। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1। ये हो गया हमारा लड्डू खाने वाले विद्यार्थियों के मिलान चिन्ह के द्वारा सांकेतिक भाषा। अब हम आते हैं बर्फी के लिए। बर्फी कितने लोग खा रहे हैं, 1। दूसरी रो में देखेंगे नहीं है, 2। तीसरी रो में नहीं है, फिर चौथे रो में यहां पे है। तो 3 लोग टोटल बर्फी खा रहे हैं। तो बर्फी के लिए क्या होगा, 1 2 3। अब आते हैं हम जलेबी के लिए। जलेबी में कितने स्टूडेंट हैं जिन्हें जलेबी पसंद है, 1 2 3 4 5 6 7। टोटल कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से हमारे पास जलेबी के लिए 7। अब रसगुल्ला के लिए हम काउंट करेंगे कि वे सभी विद्यार्थी जिनको रसगुल्ला पसंद है। तो हम देखेंगे सबसे पहले लाइन में 1, उसके बाद 2 3 4 5, उसके बाद 6 7 8 9। टोटल कितने हुए, 9। 1 2 3 4 5 1 2 3 4। इस तरह से हमने क्या किया, सभी विद्यार्थियों का जो पसंदीदा मिठाई है, कितने विद्यार्थी कौन सी मिठाई को ज्यादा पसंद करते हैं, वो हमने क्या किया, यहाँ पे मिलान चिन्ह के द्वारा निरूपित कर लिया। अब हम विद्यार्थियों की संख्या को लिख देंगे। क्या होगा हमारा, 5 5 10 और 1 11। 11 विद्यार्थी कौन से थे, जिनको लड्डू पसंद है। उसके बाद 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें बर्फी पसंद है। फिर 7 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको जलेबी पसंद है। फिर रसगुल्ला के लिए क्या है, 9 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें रसगुल्ला पसंद है। ध्यान दीजिए, सवाल में पहले कहा है कि टोटल 30 विद्यार्थी थे, तो हमारा यहाँ टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी आनी चाहिए, 30 आनी चाहिए। तो ये हमारा कितना हो गया, 11 3 14, 14 और 7 21, 21 और 9 30। टोटल हमारे विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई, 30। अब हम अगर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि सबसे ज्यादा बच्चों के द्वारा सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली मिठाई कौन सी है, तो सबसे ज्यादा बच्चे किस मिठाई को पसंद कर रहे हैं, 11 विद्यार्थी ऐसे हैं जो लड्डू को पसंद कर रहे हैं। बाकी सब की संख्या क्या है, इससे कम है। तो सबसे ज्यादा कौन सी मिठाई पसंद की जा रही है, लड्डू। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लड्डू। इस तरह से इस एक्सरसाइज 9.1 के जितने भी क्वेश्चन हैं आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमें क्या करना है, बस उनका आंकड़ों का प्रबंधन करना है, ठीक है। अब आते हैं हम एक्सरसाइज 9.2 पे। 9.1 के जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग बुक से देख के उसे सॉल्व करिएगा। मैं होमवर्क के लिए भी आपको सारे क्वेश्चन सेंड कर दूंगा ग्रुप में। और
एक्सरसाइज 9.2 में जैसा कि मैंने आपको पहले से ही बता दिया पहले वीडियो में कि हम आंकड़ों के प्रबंधन में तीन तरह से क्या करते हैं, आंकड़ों का प्रबंधन करते हैं। जैसे एक मैंने कहा था कि दंड विधि, सबसे पहला मैंने कहा था कि आपको क्या करना है, मिलान विधि। मिलान विधि में क्या आपको बताना है कि हम क्रॉस क्रॉस लाइन करके क्या करेंगे, उसे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। दूसरा मैंने कहा कि चित्रलेख, मतलब हम क्या करेंगे, कोई भी वस्तु है उसे हम चित्र के रूप में बना के प्रदर्शित करेंगे। तीसरा मैंने कहा था कि दंड के रूप में क्या करेंगे, हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, मतलब उसका एक ग्राफ बनाएंगे, दंड के रूप में बनाएंगे। दंड मतलब स्तंभ के रूप में, ठीक है। तो अब पहला हमने मिलान चिन्ह से रिलेटेड एक्सरसाइज 9.1 को सॉल्व किया है। अब हम एक्सरसाइज 9.2 पे चला है, जहां पे हमें क्या करना है, चित्र के द्वारा निरूपित करना है, या कोई सांकेतिक भाषा या कोड के द्वारा हमें क्या करना है, निरूपित करना है, सॉल्व करना है। तो अब आते हैं एक्सरसाइज 9.2 के पहले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे लिए, कहा है कि एक गांव है, जिस गांव का नाम उन्होंने क्या किया, ABCD करके दे दिया है। तो उन्होंने कहा कि एक गांव है जिसमें पशुओं की संख्या निम्न प्रकार से है कि ए वाले में गांव के नाम A, उसमें कितने पशु हैं, 80, B में 120, C में 90, D में 40 और E में 60 पशु हैं। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हम क्या करेंगे, एक सांकेतिक भाषा यूज करेंगे, एक सर्किल बना के उसमें क्या करेंगे, क्रॉस बनाएंगे। इस तरह से हम यूज करेंगे कोड, और इसका मतलब क्या होगा कि एक ये संकेत जो होगा 10 पशु की क्या होगा, बराबर होगा। मतलब 10 पशु को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक सर्किल और उसके बीच में क्रॉस से, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, उसको चित्रलेख द्वारा रिप्रेजेंट करना है, प्रदर्शित करना है। तो अब जैसे देखिए, गांव ए में कितने पशुओं की संख्या है, 80। अब हमारा पता है हमें कि एक जो संकेत है उस कितने के बराबर है, 10 पशु के। तो अगर हमें 80 पशु को क्या करना है, प्रदर्शित करना है, तो कितने संकेत बनेंगे, 80 भागा 10, कितने हुए, 8। तो हम कितने संकेत बनाएंगे यहां पे, गांव ए के लिए संकेत हमारा कितना हो जाएगा, ए के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से हमारे क्या हो जाएंगे, ये संकेत हो जाएंगे गांव के ए के पशुओं की संख्या के लिए। अब हम यहां पे लिख देंगे पैमाना कि एक ये जो संकेत है वो कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 पशु, ठीक है। ये आपके समझाने के लिए था। अब देखिए क्वेश्चन, अब ये जो बी है, बी में कितने पशु हैं, 120। अब बी के लिए 120 पशु हैं, और हमारा क्या है, एक सिंबल जो है, एक संकेत है वो 10 पशु को प्रदर्शित करता है। तो 120 के लिए कितने सिंबल बनाने पड़ेंगे, 120 भागा 10, कितना हुआ, 12। अब हमें क्या करना होगा, 12 सिंबल बनाने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब देखिए ठीक इसी तरह से सी, डी और ई में, सी में कितने हैं, 90 पशु हैं। 10 से हम डिवाइड करेंगे तो कितने संकेत आएंगे हमारे, 9। तो सी के लिए हम कितना बनाएंगे, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। डी के लिए 4, 1 2 3 4। ई के लिए कितने हैं, 60। तो हम कितने बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा सांकेतिक भाषा में चित्रलेख के रूप में हमने क्या किया, गांव और उसके गांव में उपस्थित पशुओं की संख्या को हमने क्या किया, यहां से रिप्रेजेंट किया। अब आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि गांव ई में पशुओं को सांकेतिक भाषा में रिप्रेजेंट करना या प्रदर्शित करने के लिए कितने संकेत हमने इस्तेमाल किए हैं। गांव ई में पशुओं की संख्या 60। हमको पता है कि एक सिंबल जो है 10 पशु को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो 60 पशु के लिए हमने कितने सिंबल यूज किए हैं, 6। तो पहले का आंसर होगा कि गांव ई में जो प्रश्न पूछा है कि पशुओं को कितने संकेत निरूपित करते हैं, तो हम कहेंगे कि गांव ई में पशुओं को 6 संकेत के द्वारा क्या कर रहे हैं, निरूपित कर रहे हैं। अब पूछा है कि किसमें पशुओं की संख्या ज्यादा है, तो पशुओं की संख्या के लिए आप यहीं से देख सकते हैं, गांव बी में क्या है, पशुओं की संख्या ज्यादा है। कितने पशु हैं, 120। या संकेत के रूप में हम देखेंगे तो बी में क्या होंगे, 12 पशु हमारे हैं सबसे ज्यादा। 12 मतलब कि सांकेतिक रूप से पशु की संख्या है।
अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि किस गांव में अधिक पशु हैं, ए या सी में। अब सी में देखिए, सी में 90 है, ए में 80। अब यहां पे देख सकते हैं हम, यहां से भी आप कर सकते हैं कि सी में 90 है मतलब ज्यादा पशु हैं, और यहां से भी देख सकते हैं एक संकेत की 10 पशु को रिप्रेजेंट करता है, सी में 9 है और ए में 8 है। तो हम क्या कहेंगे कि सी वाले गांव में पशुओं की संख्या क्या है, ज्यादा है, किसकी अपेक्षा, ए की। ठीक है, इस तरह से एक्सरसाइज 9.2 का जितना भी चित्रलेख बनाना है, आप अगर घर पे प्रैक्टिस करेंगे, लगाने का प्रयास करेंगे, तो 9.2 के जितने भी 3 से 4 क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से 9.2 के सभी क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिएगा। आप चलते हैं एक्सरसाइज 9.3 पे। 9.3 में मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि अब ये क्या है, हमारा दंड विधि है, मतलब स्तंभ विधि के द्वारा हम क्या करेंगे, आंकड़ों का प्रबंधन करेंगे। जैसे इसमें क्या है कि हमारे आंकड़े पहले से ही प्रबंधित रूप में दिए गए हैं, अब हमें इनको कैसे पढ़ना है हम ये सीखेंगे। जैसे अब देखिए, ये आपका एक यहाँ पे दंड विधि के द्वारा बनाया गया है ग्राफ। अब इसमें हमसे क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं, पहले वाले में क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें देखिए क्या दिया गया है कि गेहूं 1000 टन में, गेहूं जो हमारी उपज है गेहूं की, वो क्या है, पहले हमने क्या किया है, ऊर्ध्वाधर रेखा लेकर और एक क्षैतिज रेखा बनाई गई है। ऊर्ध्वाधर रेखा पे हमने क्या लिखा है, गेहूं उत्पादन कितने में, 1000 टनों में, मतलब यहाँ पे अगर ग्राफ है तो 5000 टन, यहाँ पे 10,000 टन, 15,000 टन, इस तरह से 30,000 टन तक का हमने क्या किया है, पैमाना लिखा हुआ है। अब हमने जो क्षैतिज रेखा है उस पर हमने क्या लिखा, स्तंभ बनाया 1998, 1999, मतलब कि 1998 में गेहूं की पैदावार कितनी हुई, 1999 में 2000, 2001, 2002, इस तरह से टोटल ये स्तंभ है। अब देखिए इस पूरे पिक्चर को देखते ही आप क्लियर बता सकते हैं, स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि सर ये वाला स्तंभ तो ज्यादा है, ये वाला स्तंभ छोटा है। अब हमसे प्रश्न क्या किस तरह से पूछा जाएगा कि कौन से साल में गेहूं की उत्पादन सबसे ज्यादा हुई, तो अब सबसे बड़ा ग्राफ कौन सा है, सबसे बड़ा स्तंभ कौन सा है, तो आप कहेंगे कि सर 2002 वाला स्तंभ सबसे बड़ा है। अब इसका मान कितना है, देखिए यहां से मिलाइए, इसकी जो सबसे ऊंची शिखर जो है या चोटी है उसको हम क्या करते हैं, इस ऊर्ध्वाधर रेखा के पैमाने से हम क्या करते हैं, मिलाते हैं कि कितने के बराबर है। देखिए ये 30, मतलब 30,000 टन, 2002 में कितना गेहूं उत्पादन हुआ, 30,000 टन, बाकी सब में क्या है, कम उत्पादन हुआ है। तो सबसे ज्यादा उत्पादन, जो पहला हमारा क्वेश्चन ए वाला पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है कि किस वर्ष में गेहूं का अधिकतम उत्पादन हुआ, तो कौन सा वर्ष होगा, 2002। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि किस वर्ष में गेहूं का उत्पादन सबसे कम हुआ है, तो सबसे छोटा दंड या सबसे छोटा स्तंभ या ग्राफ में सबसे छोटी दूरी कौन सी है, ये 1998 वाली, जिसमें कितना उपज हुआ है, 15,000 टन। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि सबसे कम उपज वर्ष 1998 में हुआ है, और अगर हम मात्रा पूछते हैं तो हम लिख सकते हैं आराम से कि क्या है, 15,000 टन उपज हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से 9.3 के भी क्वेश्चंस को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। अब एक्सरसाइज 9.3 का ये दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि एक रेडीमेड कपड़े की दुकान है, जहां पे क्या है, कपड़ों को प्रतिदिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार के हिसाब से जो उनका सेलिंग है कि कितने कपड़े क्या हो रहे हैं, सेल हो रहे हैं। जैसे कमीज है, यहाँ पे दिया हुआ है कि एक खाना मतलब एक वाला खाना जो है वो कितने के बराबर है, 5 कमीज के। कपड़े की जो दुकान है, एक खाना जो है यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 कमीज के क्या है, बराबर है। ये इसको हम कभी कभी इकाई लंबाई भी करते हैं, जब हम ग्राफ बनाते हैं तो एक इकाई मानते हैं, तो हम एक खाना या एक इकाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए एक जो हमारा यूनिट है वो क्या है, 5 कमीज के बराबर है। तो अब हम इस ग्राफ को, जो आंकड़ों का प्रबंधित ग्राफ है, स्तंभ विधि के द्वारा सुव्यवस्थित किया गया है। अब इसे देख के हम क्या कर सकते हैं, कई सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। जैसे सबसे ज्यादा कपड़े किस दिन बेचे गए, तो हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं शनिवार के दिन कितने, यहाँ पे टोटल हमारे 60 कमीज बेच दिए गए हैं। सबसे कम किस दिन सेलिंग हुआ, मंगलवार के दिन, हम देखेंगे कितने हमारे पास 10 कमीज क्या है, बस बेचे गए हैं। तो इस तरह से हम इस आंकड़े से कई सारे तथ्यों को देख सकते हैं। जैसे कि हफ्ते में कौन से दिन सबसे कम बिक्री होती है कपड़े की, तो हम क्या कह सकते हैं, मंगलवार। सबसे ज्यादा कब बिक्री होती है, शनिवार के दिन। या लोग सबसे ज्यादा कपड़े किस दिन खरीद रहे हैं, शनिवार के दिन। तो इससे रिलेटेड
कितने भी क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, बनाए जा सकते हैं और आप उसको क्या कर सकते हैं, आसानी से इस ग्राफ को देख के बता सकते हैं। जैसे आपके बुक में पहला क्वेश्चन पूछा है कि दंड आलेख में क्या सूचना प्रदर्शित की गई है, तो आपके प्रश्न में ही लिख दिया है कि एक रेडीमेड कपड़े की दुकान है जहां पे कपड़े की क्या हो रही है, बिक्री हो रही है, उसकी कमीज की बिक्री को प्रतिदिन के हिसाब से क्या किया गया है, दर्शाया गया है। दूसरा क्वेश्चन है कि कमीज की संख्या निरूपित करने के लिए क्षैतिज रेखा पर क्या पैमाना लिया गया है। देखिए क्षैतिज रेखा मैंने कहा कि जो हमारे बराबर है ये क्षैतिज रेखा, और जो लंब के रूप में या जो ऊपर ऊर्ध्वाधर खड़ा होता है वो क्या है हमारा ऊर्ध्वाधर रेखा है। तो क्षैतिज रेखा पे उसने पूछा है कि क्या यूनिट बनाई गई है, क्या इकाई बनाई गई है, तो हमने क्या लिखा है, एक इकाई किसके बराबर है, 5 कमीज के। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, उसका यूनिट हो गया या लिखने का तरीका हो गया। तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि किस दिन सबसे ज्यादा कमीज बेची गई है, तो शनिवार के दिन हमारे पास हम देख सकते हैं इसका सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो शीर्ष है उसको हमने क्या किया, नीचे तक ड्रॉ किया, तो कौन से पैमाने पे आ रहा है, 60 पे। तो हम ये कह सकते हैं कि शनिवार के दिन सबसे ज्यादा कमीज बेची गई हैं, और कितनी बेची गई हैं, 60। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस दिन न्यूनतम संख्या में कमीज बेची गई हैं, तो कौन सा दिन है, मंगलवार। कितने कम बेची गई हैं, सिर्फ और सिर्फ 10 कमीज। ठीक है, तो इस तरह से ये टोटल एक्सरसाइज 9.3 में भी 4 क्वेश्चन है, आप उसको क्या कर सकते हैं, अगर प्रयास करें तो थोड़े से प्रयास में सभी क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 9.1, 9.2, 9.3 के सारे एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको आप लोग क्या करिएगा, सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। अगर नहीं सॉल्व होगा तो हमें कमेंट के माध्यम से ग्रुप में बताइएगा कि सर ये क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हो पाया है, तो उसके लिए मैं आपको अगले वीडियो में उस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।